सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 22 है। ये बायोलॉजी की 22 नंबर क्लास है और इससे पहले 21 क्लास यानी 21 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और इस क्लास को देखने के बाद में जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। सुबह हमारी जो क्लास लगती है वो लगती है ठीक 11:30 बजे एग्रीकल्चर की और शाम को ठीक 8:30 बजे लगती है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। हो सकता है कल आपका टेस्ट हो सकता है एग्रीकल्चर का, तो अभी जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको मुझे बताना है कि जो टेस्ट होगा सुबह एग्रीकल्चर का वो उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए। उसकी टाइमिंग सुबह रखी जाए या उसकी टाइमिंग शाम को रखी जाए, तो आपको बताना है। 40 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के और बहुत ही लेवल वाला पेपर बनाया जाएगा आपका। तो अगर आप उस टेस्ट को देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे उसकी टाइमिंग बताना ताकि उस टाइमिंग के हिसाब से मैं क्या करूं, आपकी क्लास को लगाऊं। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसका आंसर देना है। आंसर देने के बाद में उस आंसर को पेज पे लिखना है, फिर आप अपना नाम लिखना है। नाम के बाद में उसमें जो भी और डिटेल होगी वो मैं बता दूंगा कैसे होगा, और अपने आंसर्स भेजने हैं मुझे व्हाट्सएप पे। जिसके सबसे ज़्यादा आंसर राइट होंगे उसका फ़ोटो दिखाया जाएगा, ठीक है, और उसको सम्मानित भी किया जाएगा। तो कल टेस्ट का टाइमिंग बताना है इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा रसायन चूहों में विषैला प्रभाव डालता है। निम्न में से कौन सा रसायन चूहों में विषैला प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एल्यूमिनियम, बी है जिंक फास्फाइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल हम डालें कि चूहों पर विषैला प्रभाव पड़ेगा और चूहे नष्ट हो जाएंगे। बताइए क्या होगा इसका जवाब। रसायन चूहों में विषैला प्रभाव डालता है एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए आज आपको थोड़ा सा साउंड में अलग लग रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा आंधी जैसा माहौल हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, तो इसलिए ये साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा और नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका जवाब दीजिए, रसायन चूहों में विषैला प्रभाव डालता है। जिसने जिंक फास्फाइड जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, मानव गुर्दे की पथरी कौन सा रसायन है। मानव गुर्दे की पथरी कौन सा रसायन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एल्यूमिनियम फास्फाइड, बी है जिंक फास्फाइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट। हमारी जो पथरी हो जाती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन, वो स्टोन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड इकट्ठा हो जाता है, जिंक फास्फाइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, यह कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है। बताना है आपको क्या इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है कैल्शियम ऑक्सलेट बिल्कुल सही जवाब है। हमारी बॉडी के अंदर गुर्दों में क्या इकट्ठा हो जाता है, गुर्दों में कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा हो जाता है और उसी को हम पथरी या स्टोन का नाम देते हैं। और ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, बार बार समस्या उत्पन्न करती है जिससे हमें बहुत ही तेज पेट दर्द होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेम। अब देखिए वेम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। क्या होता है, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा होता है इसका नाम, ठीक है, होते हैं। अब पूछा है वेम क्या होते हैं। सहजीवी जीवाणु, मृतपोषी जीवाणु, सहजीवी कवक या मृतपोषी कवक। क्या होगा बताइए जल्दी से। वेम क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आईसीआर 2016 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, आईसीआर 2016 के अंदर ये आया हुआ है क्वेश्चन। सहजीवी क्या होंगे ये, जिसने सहजीवी कवक जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा बहुत ही ज़्यादा हो रही है साउंड पोल्यूशन। वेम वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा जो होते हैं वो सहजीवी जीवाणु होते हैं, मृतपोषी जीवाणु होते हैं, सहजीवी कवक होते हैं या मृतपोषी कवक होते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है सहजीवी कवक बिल्कुल सही जवाब है। वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा क्या होते हैं, एक प्रकार के सहजीवी कवक होते हैं। क्या होंगे, सहजीवी कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। वनस्पति विज्ञान बोटनी शब्द किस भाषा का है। वनस्पति विज्ञान बोटनी शब्द किस भाषा का है, बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन, बी है फ्रेंच, सी है इंग्लिश और डी है हमारा ग्रीक। बताइए जल्दी से। वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी बोला जाता है किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का, फ्रेंच भाषा का, इंग्लिश भाषा का या फिर ग्रीक भाषा का।
क्या होगा इसका जवाब? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर ग्रीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है इंग्लिश गलत हो जाएगा, इसका जवाब होगा ग्रीक। क्या होगा इसका जवाब? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये बॉटनी है जो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। मैंने एक ट्रिक में बताया था कल्चर सारे लैटिन भाषा के होंगे, और नोमी और लॉजी और जिसके पीछे ई की मात्रा आएगी वो सारे ही ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में थकावट के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? अब देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई भारी काम करते हैं तो भारी काम करने के दौरान क्या हो जाता है, हमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, और कुछ ज़्यादा ही मात्रा में अगर काम कर लेते हैं तो ज़्यादा ही थकान महसूस होती है। तो वो थकान महसूस क्यों होती है, हमें उस थकान का महसूस मतलब होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी है बोरिक अम्ल बन जाता है। सी है हमारा एसिटिक अम्ल बन जाता है, या डी है कोई और रीज़न। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? मांसपेशियों में थकावट का रीज़न क्या होगा? आपकी मांसपेशियों में थकावट आ गई है, क्या रीज़न हो सकता है इसका? जिसने इसका जवाब दिया है लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है। जब मनुष्य हद से ज़्यादा कार्य कर लेता है तो कार्य करने के दौरान क्या होता है, कार्य करने के दौरान उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और इसी के कारण हमें थकावट महसूस होती है। वी आर फील टायर्डनेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। ICAR 2016 का क्वेश्चन है। ICAR 2016 का क्वेश्चन है। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो इसकी तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाए जाएंगे? जिसने इसका जवाब दिया है ब्रायोफाइटा, बिल्कुल सही जवाब है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें जड़ के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? मूलाभास। एक विशेष प्रकार की मूल से रूपांतरित हुई संरचना होती है, या जड़ से रूपांतरित हुई संरचना होती है, जो कार्य तो जड़ का ही करती है, परंतु वो स्वतंत्र रूप से, या उसको उसका जो स्वरूप या उसका रूप होता है उसको स्पष्ट रूप से हम जड़ नहीं बोल सकते। तो ठीक है, तो जड़ का रूपांतरण हो जाता है और वो मूलाभास बना लेते हैं। तो किसमें पाए जाएंगे? मूलाभास किसमें पाए जाएंगे? ब्रायोफाइटा के अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है हिप्पोक्रेटस, सी है लीनियस, और डी है हमारा लेमार्क। बताइए जल्दी से, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक पूछा गया है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, लीनियस को, या फिर लेमार्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने इसका जवाब दिया है हिप्पोक्रेटस, बिल्कुल सही जवाब है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और एक बहुत ही अमेजिंग सी बात बता दूं आपको, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर अगर कहीं भी कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के बाद में वो सबसे पहले जो कसम खाता है वो किसकी खाता है? हिप्पोक्रेटस की कसम खाता है। सबसे पहले किसकी कसम खाता है? हिप्पोक्रेटस की कसम खाता है, और कहता है कि आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा वो मानवता की भलाई के लिए करूंगा, रोगों को ठीक करूंगा, और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दूंगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए, चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, जेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? बताना है आपको। जेट 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2, सी है हमारा 3, और डी है हमारा 4। बताइए ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होंगे? ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य में कितने हाइड्रोजन बंध होंगे? आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। देखो, जो ग्वानिन है और साइटोसिन है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ये पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, और ये क्या करते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है उसके बीच में कितना बंध होता है, हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 1, 2, 3 या 4। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका 3 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं उसके बीच में कितने बंध होते हैं? उसके बीच में 3 बंध पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा एंजाइम क्या है। जेट 2012 का क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए जल्दी से। जो हमारा एंजाइम होते हैं वो क्या है? एंजाइम बताइए क्या है? एंजाइम एक प्रकार का वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? जिसने इसका जवाब दिया है एंजाइम का, जिसने जवाब दिया है प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? एंजाइम एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी जस्ट जुड़े हैं, उनको बता दूं, कल आपका टेस्ट होगा एग्रीकल्चर का 40 क्वेश्चन का। ठीक है, जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो तीनों सब्जेक्ट में से आएंगे। 15-15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एनिमल के। ठीक है, तो कल आपका टेस्ट होगा। क्लास तो आपकी यथावत रहेगी, जो सुबह वाली क्लास लगती है वो उसी टाइम पर लगेगी, जो शाम को क्लास लगती है वो भी उसी टाइम पर लगेगी। लेकिन इन दोनों के टाइम के अलावा आपको टाइम बताना है कि किस टाइम पर आप टेस्ट दोगे। टेस्ट आपका जो होगा, उसके जो टेस्ट आपको बता दिया जाएगा, उससे पहले आपको किस प्रकार से टेस्ट देना है इतना बता देता हूं कि जो सबसे अच्छे जवाब देगा, जो सबसे सही जवाब देगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर। तो इसका जवाब हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? अगला सवाल है हमारा ICAR 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो अगर स्टूडेंट बिल्कुल जिनको लगता है कि सर ये आप अपने मन से लिख देते हो, तो जिसको सबूत चाहिए वो सबूत भी मैं दे सकता हूँ, बाकायदा मेरे पास PDF है इसकी। तो क्वेश्चन क्या है? कुछ पौधों के बीजों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, ऐसे बीज कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? कुछ पौधों के बीजों को अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण का मतलब उनको मिट्टी के अंदर भी डाल दिया, मिट्टी के अंदर उनकी गहराई भी ठीक है, उनमें नमी भी बनी हुई है, बीज भी सही है, फिर उसके बावजूद भी वो क्या हो रहे हैं? अंकुरित नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के बीज क्या कहलाएंगे? सुषुप्त बीज कहलाएंगे, मृत बीज कहलाएंगे, भ्रूण रहित बीज कहलाएंगे या अंकुरण रहित बीज कहलाएंगे? बताइए क्या होगा इसका जवाब? सुषुप्त बीज, मृत बीज, भ्रूण रहित बीज, अंकुरित बीज या अंकुरण रहित बीज? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? A, B, C और D। सुषुप्त बीज, मृत बीज, भ्रूण रहित बीज या अंकुरण रहित बीज? जिसने इसका जवाब दिया है सुषुप्त बीज, बिल्कुल सही जवाब है। जो बीज होते हैं वो क्या, कौन से बीज हो जाते हैं? वो सुषुप्त बीज होते हैं, बीज हो जाते हैं, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी सीड। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी सीड। और इस कंडीशन को बोला जाता है सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी सीड और सीड डोरमेंसी अलग अलग है दोनों ही। ठीक है, डोरमेंसी सीड अलग है और सीड डोरमेंसी अलग है। ठीक है, डोरमेंसी सीड का मतलब होता है सुषुप्त बीज, और सीड डोरमेंसी का मतलब होता है बीज की सुषुप्त अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बीज की कंडीशन तो बिल्कुल ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इसके अंदर का जो भ्रूण होता है वो अपनी स्लीपिंग मोड में चला जाता है। अगर आपको इंग्लिश में समझाऊं तो वो उसकी स्लीपिंग मोड में चला जाता है या उसकी शयन मुद्रा में चला जाता है, और वो बिल्कुल सब कुछ ठीक होता है लेकिन वो शयन मुद्रा में चला जाता है। ये समझ सकते हो कि वो कुंभकर्ण बन जाता है और लंबे समय के लिए सो जाता है। फिर उसको जगाने के लिए क्या किया जाता है? उसको जगाने के लिए ढोल और नगाड़े बजाने पड़ते हैं। तो उसी में से एक ढोल और नगाड़े का नाम है जिसको हम बोलते हैं थायोयूरिया। जैसे सपोज दैट आपको आलू का बीज दे दिया, अब कहेंगे कि इसको उठाओ, इस बीज, ये डोरमेंट सीड है, अब इस डोरमेंट सीड को आपको क्या करना है? इसको आपको सुषुप्तावस्था से बाहर लाना है। तो क्या करोगे? तो आप थायोयूरिया से उसको उपचारित करोगे। और ये सवाल अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था, आलू के बीजों की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका करोगे आप? थायोयूरिया का इस्तेमाल करोगे। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICAR 2016 में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा 1 से 10 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1/1000 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1/10,000 मिलीमीटर। फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आता है तो बता दें, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑप्शन दे दीजिए आप तो A, B, C और D। ICAR 2016 का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है 1/100 मिलीमीटर। जो मिलीमीटर होता है, जो 100 मिलीमीटर होता है, उसका 1/, कितना हो जाएगा? 100वां भाग। 1/100वां भाग क्या कहलाता है? 1 माइक्रोन कहलाता है। मिलीमीटर का 100वां भाग क्या कहलाएगा? 1 मिलीमीटर का 100वां भाग क्या कहलाएगा? 1 मिलीमीटर का 100वां भाग कहलाएगा 1 माइक्रोन। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं। ICAR 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं। ICAR 2016 का, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं, A, B, C या D। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, बिल्कुल सही है। जो इंटरनल की वॉल होती है, इंटरनल वॉल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। उसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर साइटोक्रोम पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है जेट 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था, न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अल्टमान, बी है हमारा मेयर, सी है हमारा होपर और डी है हमारा विलियम गार्ड। बताइए जल्दी से न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था, अल्टमान ने, मेयर ने, होपर ने या विलियम गार्ड ने। जेट 2012 का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका जवाब। देखिए जो इसका जवाब हो जाएगा वो होगा अल्टमान। जो न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया था वो अल्टमान ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था, अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सबसे पहले वो भी अल्टमान ने की थी, और अल्टमान ने उसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। इन्होंने इनको कीटों की रेखित पेशियों में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। BHU 2017 का सवाल है, बताइए जल्दी से कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ATP, बी है NADP, सी है NATP और डी है हमारा ATP। बताइए जल्दी से ATP, NADP, NATP या ADP। बताइए क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। सबके नाम मिलते जुलते हैं, कहीं टी की जगह डी है तो कहीं ए की जगह एन है। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ATP। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाएगी, ATP के नाम से जानी जाएगी। अगर आपसे ATP की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ATP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। इसमें फॉस्फेट अणु पाए जाते हैं। कौन से अणु पाए जाएंगे, फॉस्फेट अणु इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्या है हमारा सवाल। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमेज़न वर्षा वन, बी है टेंगो वन, सी है टुंड्रा वनस्पति और डी है भारतीय वर्षा वन। ICAR 2015 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं अमेज़न वर्षा वन, टेंगो वन, टुंडा वनस्पति और भारतीय वर्षा वन। A, B, C और D, इतना सा लिखना है आपको, A, B, C, D लिख दीजिए बस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, अब 2-3 दिन तक तो आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो इसी प्रकार से मिलेगी। फिर इसके बाद में आपको जो बायोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी वो भी टॉपिक वाइज मिलना चालू हो जाएगी, जिसमें बीच बीच में थ्योरी के पोर्शन भी होंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी और पुराने पेपर के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवा देंगे। देखिए इसका जो जवाब होगा अमेज़न वर्षा वन। अब देखिए इसको समझिए कैसे, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते कैसे। जो अमेज़न वर्षा वन है वो एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ है, बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ है। अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कौन है, तो पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध कौन करते हैं, पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करते हैं हमारे वृक्ष। कौन शुद्ध करते हैं, हमारे वृक्ष शुद्ध करते हैं। और वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष वर्षा को आकर्षित करते हैं और वर्षा होने पर क्या हो जाता है, वातावरण हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है। तो जो अमेज़न का जंगल है वो इतना बड़ा है, लगभग ये समझ लीजिए जो पृथ्वी है उसका बहुत बड़े एरिया में वो फैला हुआ है और बहुत बड़ा है अमेज़न वर्षा वन। और वहाँ पर वो बरसात को आकर्षित करता है और वातावरण को शुद्धि करने में भी उसकी बहुत बड़ी योगदान है, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए अमेज़न वर्षा वन को क्या कहते हैं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहते हैं। वो उसको नया जीवन प्रदान करने में या फिर वहाँ से वो अपने वातावरण को बनाए रखने में
या जलवायु को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आया हुआ है ICAR 2015 के एग्जाम में। जिसको थोड़ा सा भी डाउट लगता हो कि सर ये सवाल मुझे नहीं लगता कि ये नहीं आया है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको विद प्रूफ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह शिट, देखिए आज इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम भी है और कुछ कारण भी है, तो 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा सुबह वाली क्लास का, क्लास नंबर 8 रहेगी हमारी टॉपिक वाइज, वो रहेगी अनार, जिसको हम बोलते हैं पोम या पोमग्रेनेट। क्या बोलते हैं? अनार या पोमग्रेनेट के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, तो कल हमारी क्लास नंबर 8 रहेगी, सुबह ठीक 11:30 बजे हम मिलेंगे लाइव, और शाम को बायोलॉजी की क्लास रहेगी, ठीक मिलेंगे हम 8:30 बजे। और इन दोनों टाइम के अलावा आपको टाइम बताना है कि कब आपका टाइम रखा जाए, कब आपका टाइम रखा जाए, जब आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आना है। तो कल टेस्ट होगा आपका शाम को, ठीक टाइम तो मैंने अभी बताऊँगा नहीं मैं टाइम, तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आप कमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो टाइम रखा जाए वो टाइम रखा जाए 5 बजे का, या फिर 5 बजे का, या फिर 6 बजे का टाइम रखा जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे का टाइम ठीक रहेगा। अगर आप मुझसे एग्री हो तो कमेंट करके बताना कि सर ठीक है 6 बजे का टाइम ठीक है, और 6 बजे हम टेस्ट दे देंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके हॉर्टिकल्चर के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एनिमल साइंस के। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने का पैटर्न भी मैं बता देता हूँ, कैसे करना है, आपको एग्जाम कैसे देना है। सबसे पहले आपको एक खाली पेज लेना है और उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, और नाम के साथ साथ आपको उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको अपना नाम लिखना है और अपना प्लेस लिखना है कि आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, इतना ही लिखना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का आंसर लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके सामने उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 उसके सामने उसका आंसर। फिर जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तब उसके बाद में आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद में वो फ़ोटो आपको मुझे व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप नंबर आपको मैं उस क्लास में भी बता दूंगा, और आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट आएगा उसको हमारे चैनल पर सम्मानित किया जाएगा, और देखते हैं कौन आता है फर्स्ट। तो आज की क्लास बस इतनी ही कर पाएंगे, किसी कारणवश से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी थोड़ी ऐसी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है। ठीक है, बाय सभी को प्यारे बच्चों।